हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने कंपनी लेके आया हूं वो बैंकिंग सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, एचडीएफसी बैंक। और कुछ ही टाइम बाद, मेरे ख्याल से शायद दिसंबर में या जनवरी में, एक कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है इसका बैंक के ऊपर। आप सब लोग जानते हैं कि एचडीएफसी जो लिमिटेड है और एचडीएफसी बैंक जो है, ये दोनों कंपनीज जो हैं मर्ज होने जा रही हैं। और मेरे ख्याल से ये शायद दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक हो जाएगा इसका मर्जर। तो और इसी वजह से हो सकता है कि ये अभी जो है कंपनी कंसोलिडेशन फेज़ पे चल रही है। मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार इसमें क्या होगा विकास, ये एच बैंक का क्या होगा, ये तो ना भग रहा है ना कुछ हो रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एच बैंक इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन इंडिया। ठीक है, और इसका जो एन है वो भी बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई कंपनी है तो मुझे एच बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक की को मैं रैंकिंग देना चाहूँगा। तो इन तीनों बैंक्स में मैं सबसे ऊपर मैं जो प्रेफरेंस देता हूँ या देना चाहूँगा वो एच को देना चाहूँगा। और मैं खुद इसका शेयर होल्डर हूँ एच बैंक का। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बाकी सारे बैंक्स ख़राब हैं। कोटक महिंद्रा की भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और ICICI बैंक की भी ग्रोथ अच्छी है थोड़ी, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, चाहे वो SBI हो, PNB हो और बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इनसे आप थोड़ी दूरी बना के रखें। मैं जानता हूँ कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स SBI के आउट हुए हैं, बहुत ही कमेंडेबल रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक्स में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, RBI के काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज होते हैं। उसकी वजह से जो उनका ग्रोथ है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, इतना रैपिड नहीं हो पाता जितना कि HDFC या जो कोई प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी आप लोगों को मैं डिस्क्लेमर में पहले ही बोलना चाहूँगा कि मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप प्राइवेट बैंक्स में जाएं या आप गवर्नमेंट बैंक्स में जाएं, या गवर्नमेंट बैंक्स अच्छे नहीं होते। मेरा ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा मानना है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो एट द एंड आप जो कॉल होगा वो आपका ही होगा, जो डिसीजन होगा वो आपको ही लेना है, क्योंकि वो आपका ही मनी है। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले इसके जो वीडियो फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं HDFC बैंक के, उसको देख लेते हैं। तो ये सबसे पहला बैंक है जिसको RBI से जो था अप्रूवल मिला था। ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और आप लोग इसका मार्केट कैप देख सकते हैं कि इसका करीब करीब 8,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है ये, लार्ज कैप बैंकिंग सेक्टर है। तो मेरा कहना आप लोगों को यही है कि हम लोगों के पास बैंक से फ़ोन आते हैं कि साहब FD करा लो। और आप लोगों को अभी पता भी चल रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे हाइक होता है तो FDs की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी हाइक होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो लिक्विडिटी होती है वो सरकार चूसने लग जाती है, और उसके लिए वो क्या करती है, लिक्विडिटी ऑफ़र देती है जो कि वो बैंक्स के थ्रू दिलवाती है कि आप अपनी FD करें। अरे भाई, हम FD क्यों करें, हम तो आपके बैंक में ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो जितने रिटर्न्स आपको FD बना के देगी उससे कम से कम 100 गुना जो होगा आपको, जब अगर आप उस कंपनी में, उस बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको बन के मिलेंगे। तो आप इनकी FD और इनके उसमें झांसे में ना जाएं, आप डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो आप HDFC बैंक में आप इन्वेस्ट करें, तो उसमें मेरे को लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और आप इसके करंट PE को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है ये, 20.1 पे। और अगर मैं इसके ROCE की बात करूँ तो 5.83, ROE 16.1 है। अगर हम इसके 5 साल के PE को देखेंगे तो भी ज़्यादा है, और 3 साल के इसके मीडियन PE को देखेंगे तो भी 23, जो कि अभी करंट का जो PE चल रहा है उससे ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप इसमें अच्छा, अगर आपके पास अमाउंट है 20,000 30,000, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो। और आप इसको रख के भूल जाइए 10 साल के लिए। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना के देगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 साल में 20% CAGR पे इसने रिटर्न दिया है, अभी भी जब इतने नीचे चल रही है। और अगर मैं इनके पीयर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक सबसे ऊपर है। लेकिन हमारे को क्या होता है, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेचारे भोले होते हैं, वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, यस बैंक में करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे पायदान पे है। यस बैंक जैसे दोस्तों को दोस्तों, यस बैंक जैसे बैंकों को आप नो कीजिए। ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स में, ऐसे बैंक्स में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। आप इनसे दूरी बना के रखें। आप बिल्कुल स्टेबल बैंक्स में डालें, जैसे कि HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक थोड़े से रिस्की हैं, लेकिन अगर आप HDFC बैंक में डालते हैं अभी तो दैट इज़ द राइट टाइम। अब इसके फ्यूचर हम लोग इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं रेवेन्यू 33,000 साढ़े 33,000 करोड़ का था, जो कि अब
41,000 करोड़ का हो गया है। और जो फाइनेंशियल मार्जिन्स हैं आप देख सकते हैं वो 13% से 16% पे ग्रो हुए हैं। और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट हैं वो 4408 करोड़ से 6704 करोड़ पे इंक्रीज़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं सितंबर 21 में 9120 था, जो कि अब इंक्रीज़ हो चुका है 11163। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। और जो इसका EPS है वो भी 16 रुपये, 16.5 रुपये से करीब करीब अब 20 रुपये पे पहुंच गया है। मतलब 4 रुपये का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है अभी सिर्फ एनुअली, मतलब एक क्वार्टर में। तो ट्रेडिंग 12 मंथ्स की बात करें तो ट्रेडिंग 12 मंथ्स में 75% का 75 रुपये का हो चुका है। अभी इसके अंदर 2 क्वार्टर और ऐड होने हैं। तो आप देख लीजिए कितना ही ये अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, बहुत ही फेयर वैल्यू पे चल रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग का मन बना रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं आप 17% 10 ईयर्स की है, 5 ईयर्स की 13% है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 14% है। जो स्टॉक प्राइस है उसमें 10 ईयर्स में 17% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में इसने 10% के रिटर्न दिए हैं। बोरोइंग्स बट ऑब्वियस है इनकी ज़्यादा होती है, बैंकिंग में बोरोइंग्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो ये वाला जो इसमें मैट्रिसेस है हमें इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन आप यहाँ पे कैश फ्लो देख सकते हैं, कैश फ्लो इसके पास 34,000 करोड़ का है। और प्रमोटर्स होल्डिंग्स भी देख सकते हैं कि सितंबर में थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग घटी है। फॉर FIIs की भी थोड़ी सी घटी है और DIIs की बढ़ी है। और वहीं पे जो पब्लिक है वहाँ पे पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि LIC और बाकी जितने भी फ़ंड हाउसेज़ हैं, म्यूचुअल फ़ंड हाउसेज़ हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब हम इसका तुरंत एक चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो ये HDFC का चार्ट पैटर्न है आज का। तो आप देख सकते हैं कि 13.43 से ये ग्रोथ कर रहा है। और अगर मैं इसके एक साल की देखूं तो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा -6.23। फिर भी आप देख सकते हैं कि इतना नहीं गिरा है। और इसका जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 1393 आता है। और यहाँ पे जो दूसरा सपोर्ट लेवल आता है वो भी 1381 आता है। तो अगर ये 1400 तक इस लेवल पे लिया होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये भी बहुत अच्छा लेवल चल रहा है दोस्तों। तो 1500 के नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि जैसे ही इसका मर्जर हो जाएगा तब इसमें रैली देखने को मिल सकती है। अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और 5 साल का आप देखेंगे रिटर्न तो 64% का है। और मैक्सिमम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो हम देख सकते हैं 43,647% का रिटर्न दिया है। 1996 में ये लिस्टेड हुई थी 3.43 रुपीज़ से, और आज इसका जो प्राइस चल रहा है वो 1500 का चल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है ये। बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है लेकिन कंसिस्टेंट होती है। तो उस हिसाब से HDFC बैंक मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार बैंकिंग सेक्टर में कंपनी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सो दिस इज़ द राइट टाइम। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।